Hello everyone, welcome to IS Toppers. This is a rapid revision series of Precharge Part 3 Art and Culture, and this is the 12th video in this series. Starting with religion and philosophy, फर्स्ट टॉपिक है पंचन लामा. तो यूएस ने चाइना को बोला है कि तिब्बतन बुद्धिज़्म का 11th पंचन नामा जो है आप उनको रिलीज़ कर दीजिए. सो ही इज़ द 11th पंचन नामा ऑफ तिब्बतन बुद्धिज़्म हु वॉज टेकन इन टू कैप्टिविटी, जिनको किडनैप कर लिया था एक टाइप से चाइना ने व्हेन ही वॉज एट द एज ऑफ 6. ओके, तो ऐसे चाइना ने क्यों किया था? क्योंकि जो पंचन लामा होते हैं ही इज़ द सेकेंड हाइस्ट स्पिरिचुअल अथॉरिटी इन तिब्बत आफ्टर दलाई लामा. हमें पता है दलाई लामा चाइना की हाईएस्ट स्पिरिचुअल अथॉरिटी होती है, स्पिरिचुअल पावर होती है, तो इट इज़ अ पोस्ट. ओके, तो उनके बाद जो सेकंड हाईएस्ट पोस्ट होती है स्पिरिचुअल पोस्ट, तो वो होती है पंचन लामा. ओके, तो ये पंचन लामा होते हैं ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इन चूजिंग द नेक्स्ट दलाई लामा. ओके, तो इसीलिए क्योंकि जो अभी प्रेजेंट दलाई लामा है ये आप इनको जानते होंगे, इनका नाम है तेंजिंग ग्यात्सो. इसीलिए जो अभी नेक्स्ट इनके बाद जो दलाई लामा आएंगे ताकि वो चाइना के पपेट हों, इसीलिए चाइना ने जो पंचन लामा थे इनको किडनैप कर लिया है. ओके, सो यूएस ने बोला है चाइना को टू रिलीज़ हिम. सो टॉकिंग अबाउट तिब्बतन बुद्धिज़्म, तिब्बत में क्या है 8th सेंचुरी एडी के बाद मेजर प्रेजेंस दिखती है बुद्धिज़्म की. अब ये बुद्धिज़्म जो तिब्बत में है ये गया इंडिया से एट द इन्विटेशन ऑफ तिब्बतियन किंग ट्राइसोंग दैट्सिन. ओके, सो ही इन्वाइटेड टू बुद्धिस्ट मास्टर्स शांत रक्षिता एंड पद्म संभवा. ही कॉल्ड देम टू तिब्बत, और फिर उसके बाद इन्होंने जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे तो उसको ट्रांसलेट करवाया तिब्बतियन में. ओके, सो जो तिब्बतियन टाइप ऑफ बुद्धिज़्म है ये क्या है, ये एक कॉम्बिनेशन है जो टीचिंग्स है बुद्धिज़्म की, महायाना बुद्धिज़्म की जो टीचिंग्स हैं, वज्रयाना बुद्धिज़्म की जो टीचिंग्स हैं, प्लस जो तिब्बत का ओरिजिनल रिलीजन था बॉन रिलीजन, तो उन सब की टीचिंग्स का जो कल्मिनेशन करके कॉम्बिनेशन करके एक रिलीजन बना है. उस टाइप का बुद्धिज़्म जो प्रैक्टिस होता है उसे बोलते हैं तिब्बतन बुद्धिज़्म, और ये तिब्बत में तो फॉलो होता ही है. उसके अलावा जो रीजन्स है सराउंड करते तिब्बत हिमालयाज़ को, सच एज भूटान, लद्दाख, सिक्किम, सेंट्रल एशिया एंड ऑल्सो इन मंगोलिया इन तुवा. सो these regions also follow this version of Buddhism which is Tibetan Buddhism. बुद्धिज़्म में एक और सेक्ट होता है आफ्टर महायाना एंड हिनायाना, उसको बोलते हैं वज्रयाना सेक्ट, और वो बेसिकली वो फॉलो करता है तांत्रिक कल्ट होता है एक टाइप से बुद्धिज़्म में. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश पूरब ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी. तो गुरु ग्रंथ साहिब जी के फर्स्ट प्रकाश पूरब के 416th एनिवर्सरी अभी सेलिब्रेट की गई थी. फर्स्ट प्रकाश पूरब का मतलब होता है कि जब गुरु ग्रंथ साहिब को इंस्टॉल किया गया था इन हरमंदिर साहिब विच इज़ नोन एज गोल्डन टेम्पल. ओके, तो ये हुआ था 1604 में, तो इसी को बोलते हैं प्रकाश पूरब. तो इस टाइम 2020 में इसकी 416th एनिवर्सरी थी. ओके, जो फर्स्ट वर्जन था गुरु ग्रंथ साहिब का, दिस इज़ अ होली बुक ऑफ सिख. तो इसे कंपाइल किया गया था 5th सिख गुरु जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव जी. ओके, सो ही कंपाइल्ड ऑल द टीचिंग्स ऑफ सिख गुरुज इनटू गुरु ग्रंथ साहिब. तो दिस इज़ द लीनेज चार्ट ऑफ 10 सिख गुरुज. यहाँ हम देख सकते हैं फर्स्ट सिख गुरु थे गुरु नानक देव, इन्होंने फाउंड किया था सिखिज़म, और इन्होंने फाउंड की थी लंगर, गुरु द लंगर. उसके बाद सेकंड गुरु हैं गुरु अंगद, थर्ड गुरु हैं गुरु अमरदास, फोर्थ गुरु रामदास, फिफ्थ गुरु अर्जुन, सिक्स्थ गुरु हरगोविंद, सेवन्थ गुरु हरराय, 8th गुरु हरकिशन, 9th गुरु तेग बहादुर एंड 10th गुरु गोविंद सिंह. गुरु अंगद देव के बारे में जो गुरु ग्रंथ साहिब है ये लिखी गई है इन गुरुमुखी स्क्रिप्ट. ओके, सो ही क्रिएटेड और इन्वेंटेड गुरुमुखी स्क्रिप्ट. फाइन. और जो 5th गुरु है गुरु अर्जुन देव जी, तो ही इज़ क्रेडिटेड with compilation of गुरु ग्रंथ साहिब. ओके, एंड 5th गुरु was the first सिख मार्टियर. ये फर्स्ट सिख मार्टियर थे, तो इनको मुगल एम्परर जहांगीर ने एग्जीक्यूट करवा दिया था. तो गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, दिस इज़ अ होली बुक ऑफ सिखिज़म. इनको दर्जा दिया गया है एज अ लिविंग गुरु. ये जो 10th गुरु हैं सिखों के, उसके बाद 11th गुरु होती है गुरु ग्रंथ साहिब. ओके, तो गुरु ग्रंथ साहिब में हमें बहुत सी पोएम्स, सबस और जो टीचिंग्स मिलते हैं, जो सिख गुरु के अलावा हिंदूज़ और मुस्लिम जो राइटर्स थे, रिफॉर्मर्स थे, उनकी भी टीचिंग्स ली गई हैं. और जो गुरु ग्रंथ साहिब को 11th गुरु डिक्लेयर किया था 10th सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह ने.
गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ भी इस्टेब्लिश किया था, और खालसा पंथ है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिख, ओके, या फिर क्रिएशन ऑफ सिख वॉरियर क्लास। तो ये 1699 में इस्टेब्लिश किया था गुरु गोविंद सिंह ने। फर्स्ट वर्ड है गुरु गोविंद सिंह का मूल मंत्र, जिसे एक ओमकार भी कहते हैं, दैट इज बिलीफ इन वन गॉड। नेक्स्ट टॉपिक इज चाओलुंग सुकापा। सो चाओलुंग सुकापा क्या थे? ही वॉज द फाउंडर ऑफ अहोम किंगडम विच रूल्ड असम फॉर 6 सेंचुरीज। तो अहोम किंगडम थी असम में, जो फाउंड हुई थी 1235 AD के आसपास, ओके। तो ये फाउंड की थी सुकापा ने। ये बिलोंग करते थे म्यांमार से। सो ही माइग्रेटेड टू ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार इन 13th सेंचुरी, और ये अपने बहुत से नोबल्स के साथ आए थे और अराउंड 9000 पीपल के साथ आए थे। सो ही सेटल्ड इन द ब्रह्मपुत्र वैली इन असम। तो उन्होंने पहले एक स्मॉल किंगडम फाउंड की और उसके बाद उसे एक्सपेंड करते गए, ओके। सो दे सेटल्ड इन अपर असम। सोशल रिलीजियस प्रैक्टिसेस देख लेते हैं। इनकी अपनी लैंग्वेज थी और अपना रिलीजन था, बट लेटर दे एक्सेप्टेड हिंदू रिलीजन एंड असमीज लैंग्वेज। दे डिडंट इम्पोज देयर ट्रेडिशन एंड कल्चर्स ऑन द नेटिव पीपल ऑफ दैट वैली। प्लस इनके रिलेशनशिप्स जो वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज़ थे उनके साथ काफ़ी अच्छे थे, जो फर्दर एक्सटेंड हुए इन टर्म्स ऑफ इंटरमैरिटल अलायंस, ओके। सो ही वॉज द फाउंडर ऑफ अहोम किंगडम। सो दिस इज़ द मैप ऑफ असम एंड दिस एरिया, ये था ग्रेटर असम या फिर अहोम किंगडम, ओके। सो सुकापा क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि उनने जो भी जितनी भी ट्राइब्स थी आसपास की, उनको सक्सेसफुली एसिमुलेट कर लिया था, और यहीं से उनको बोलते हैं आर्किटेक्ट ऑफ बोर्ड असम और ग्रेटर असम, ओके। टू सेलिब्रेट हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस, असम दिवस सेलिब्रेट किया जाता है December 2 को। और जो ये स्टेट था, तो ये डिपेंड करता था फोर्स लेबर के ऊपर। जो फोर्स वर्कर्स थे उनको पाइक्स कहा जाता था, और जो असम की सोसाइटी थी वो खेल्स या फिर क्लैंस में डिवाइड की जाती थी। खेल क्या करता था? सेवरल विलेजेस को कंट्रोल करता था, ओके। तो ये एक सिस्टम था विच कंट्रोल सेवरल विलेजेस, एंड इसमें क्या होता था कि पीजेंट को कुछ लैंड दिया जाता था बाय हिज विलेज कम्युनिटी, ओके, एंड दे वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड्स। और पहले ये वर्शिप करते थे, बट आफ्टर 17th सेंचुरी इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मणिज्म इंक्रीज्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स। ओथिक्स प्लेटफॉर्म, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस ने लॉन्च किया है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है UTIKX, ओके। तो ये UTIX प्लेटफॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो ये क्यों डिज़ाइन किया गया है? टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड कोर्सेज ऑन ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज, ओके। जो भी हमारी ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज है उसके लिए स्पेशलाइज्ड कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं, जो इंक्लूड करते हैं सब्जेक्ट जैसे कि रामायण, महाभारत, ट्रेडिशनल इंडियन डांसेस, पंचतंत्र की टेल्स, आर्ट्स। तो इस टाइप के जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं या फिर नॉलेज है इंडिया का, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश किया गया है। ये एक ब्रिज की तरह वर्क करेगा टू डेसिमिनेट इंडियन कल्चर टू ग्लोबल पॉपुलेशन। तो इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस क्या है? ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये वर्क करती है फॉर कल्चरल डिप्लोमेसी। तो ये कल्चरल एक्सचेंज करती है इंडियाज़ आइडियाज़ विद अदर कंट्रीज़, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है मंगोलियन कंजूर मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक डिसीजन लिया है कि मंगोलियन कंजूर को के 108 वॉल्यूम्स को वे रीप्रिंट करेंगे अंडर नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट। इसके बारे में अभी जानेंगे, नेशनल मिशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज रिप्रिंटिंग मंगोलियन कंजूर्स। तो मंगोलियन कंजूर्स होते क्या है? दीज आर बुद्धिस्ट टेक्स्ट विच आर इन 108 वॉल्यूम्स एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट इन मंगोलिया। मंगोलिया इज़ अ कंट्री इन एशिया, ओके। तो इसकी लोकेशन देखेंगे अभी मंगोलिया की। तो कंजूर का जो मीनिंग होता है, उसका मीनिंग होता है कंसाइज ऑर्डर्स, और दीज आर द वर्ड्स फ्रॉम लॉर्ड बुद्धा। तो लॉर्ड बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं, वर्ड्स हैं, तो उसी को बोलते हैं कंजूर मंगोलिया में, ओके। तो इसका इंपॉर्टेंस है काफ़ी मंगोलिया में, क्योंकि ये इसके जो मंगोलियन बुद्धिस्ट हैं ये वर्शिप करते हैं कंजूर्स की इनके टेम्पल्स में। जो ये कंजूर्स थे, ये जो तिब्बतियन लैंग्वेज है उससे ये ट्रांसलेट किए गए हैं। इनकी लैंग्वेज कंजूर की क्लासिकल मंगोलियन है। अब मंगोलिया में बुद्धिज़्म स्प्रेड कैसे हुआ? ये इंडिया से स्प्रेड हुआ है मंगोलिया में,
बुद्धिज़्म अराउंड 30 AD टू 325 AD। ओके, और अभी मंगोलिया में लार्जेस्ट रिलीजन जो है वो बुद्धिज़्म है। फाइन। नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स। सो जो ये मिशन था इट वॉज लॉन्च्ड इन 2003 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर। पहले ये मिनिस्ट्री एक ही होती थी, अभी ये सेपरेट मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, बट अर्लियर इट वॉज लॉन्च्ड अंडर दिस मिनिस्ट्री। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो रेयर हैं या फिर अनपब्लिश्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं तो उनको पब्लिश करना, जिससे कि जो ये नॉलेज है वो डिसेमिनेट हो, ओके, टू रिसर्चर्स, स्कॉलर्स और टू जनरल पब्लिक। जो इसकी नोडल एजेंसी एग्जीक्यूशन की वो है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। ओके, तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते हैं कि कोई भी हैंड रिटन मटेरियल है जो लिखा गया है पेपर में, बार्क में, क्लॉथ में, मेटल में या पाम लीफ में, ठीक है, या फिर किसी और मटेरियल में लिखा हुआ है और वो एटलीस्ट 75 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। ओके, तो उसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। बट जो लिथोग्राफ्स होते हैं या फिर जो प्रिंटेड वॉल्यूम्स होते हैं, ठीक है, मतलब ये हैंड रिटन होना चाहिए, इनको प्रिंट नहीं करना चाहिए, मतलब ये प्रिंटेड नहीं होना चाहिए। तो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट, अ हैंड रिटन कंपोजिशन एटलीस्ट 75 ईयर्स ओल्ड। ओके, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि जो हिस्टोरिकल, ये डिफरेंट होते हैं हिस्टोरिकल एपिग्राफ्स का मतलब हमने देखा था कि कोई भी रिटन इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म्स ऑफ रॉक एडिक्ट्स और एनी अदर थिंग, तो इससे ये डिफरेंट होते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। क्यों? क्योंकि जो रॉक एडिक्ट्स होते हैं या फिर जो फरमान होते थे या फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स होते थे, इससे इन फरमान या रॉक एडिक्ट से हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई इवेंट, पर्टिकुलर इवेंट हुआ था हिस्ट्री में। ओके, बट जो मैन्यूस्क्रिप्ट होता है इसका कल्चरल या रिलीजियस सिग्निफिकेंस होता है या फिर जिस टाइप की आइडियोलॉजी है पीपल की वो मिलता है। बट जो ये एपिग्राफ्स जैसे रॉक्स, फरमान्स होते हैं तो इनसे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है हिस्ट्री के बारे में। ओके, अभी लोकेशन देख लेते हैं मंगोलिया की। मंगोलिया एक कंट्री है एशिया में जो कि लोकेटेड है to the south of Russia and to the north of China. Okay, so this is a landlocked country. इसका कैपिटल है यूलान-बैटर और यहाँ पे इसके साउथ में है गोबी डेजर्ट्स जो कि अमंग द वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट डेजर्ट्स में से एक है वर्ल्ड के।